अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्विकली थोड़ा सा ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर हम आगे लेकर के चलेंगे। मैंने सीए कर लिया गलती से, ज़िंदगी में सोचा नहीं था। कितने लोगों ने बचपन से सोचा हुआ था, बचपन मतलब स्कूल लाइफ से, कि सीए करना है। कितने लोगों ने बाद में सोचा इंटर में आके कि सीए करना है, और कितने लोगों ने इंटर के बाद भी, मतलब इंटर के बाद डिसीजन लिया कि सीए करना है। चले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने भी सीए का सोचा नहीं था। इंटर के बाद मैं असल में, वो स्कूल में एक टीचर ने कह दिया था कि भाई तू मेमन है। मेमन कितने क्लास में? कोई भी नहीं है मेमन। बस अरे यार तू मेमन है। और मेमन लोग जो है ना, साइंस पढ़ ही नहीं सकते। उन्होंने जो चैलेंज दिया ना, दिमाग में बात बैठी, मैंने कहा नहीं, अब तो इंजीनियर बन के इनको, एक दिन इंजीनियर बन के इनको दिखाना है, इनके पास जाना है। तो भाई इसी सोच की वजह से मैंने इंजीनियरिंग ली। फिर जब इंजीनियरिंग ली तो इंजीनियर मतलब परसेंटेज भी ठीक ठाक आ गई, पूरा मूड था एनईडी में जाने का। एक दिन एक डॉक्टर साहब के पास चले गए, जमात इस्लामी वाले जो होते हैं ना, उनके क्लिनिक चलते हैं, अल खिदमत, ऐसा ही फारिग था। मैंने कहा यार चलो यार इनके साथ ज़रा जाके शुगल करके आते हैं। उनके पास गया, मैंने कहा सर एक बात बताएं, आपने MBBS किया, फिर इसके बाद स्पेशलाइजेशन करनी है, इतना कुछ करेंगे आप, फिर इसके बाद जो है आप का एक नाम होगा, 8-10 साल, क्या फ़ायदा सर इतना पढ़ने का, क्यों किया आपने डॉक्टरी? मैंने कहा अच्छा तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो इंजीनियर बन रहा हूँ। उसने कहा बेटा डॉक्टर को ना हाउस जॉब मिल जाती है, इंजीनियर को ना कुछ नहीं मिलता, नौकरी के लाले लगे होते। तो उन्होंने पहली दफ़ा जलील किया। फिर मोहल्ले में एक अंकल होते थे, वो PTV में इंजीनियर थे, उनके पास गया। मैंने कहा यार मुझे ऐसा ऐसा किसी ने जलील किया है, आप बताओ सही किया? बोला हाँ किया। बोला क्यों? वो बोलते हैं बेटा मैं ना साईं हूँ। सही है, तो मुझे साईं होने की वजह से PTV में इंजीनियर के तौर पे नौकरी मिल गई। तू साईं नहीं है, तुझे कुछ नहीं। साईं मतलब सिंधी, मतलब भाई तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने भी, फिर मैंने कहा बाहर में जाए इंजीनियरिंग, बाहर में जाए ईगो के। मैंने कहा दोस्तों से पूछा क्या कर ले, उन्होंने कहा सीए करना है। तो इस तरीके से सीए में आए, फिर अल्लाह ने माशाल्लाह सीए करा दिया, और आज अल्लाह का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसने सीए करवाया। तो खैर सीए किया मैंने। इसके बाद मैंने आर्टिकल्स की PwC से। PwC का फर्ग्यूसन का नाम अब तक जान चुके होंगे। फिर मैंने उस इदारे में काम किया जिसको आपने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गालियाँ दी हैं, के इलेक्ट्रिक। फिर मैंने यूनिलीवर में काम किया। फिर यूनिलीवर के बाद एक और कंपनी में काम किया, और अब एक सीए फर्म है, टॉप 20 में आती है पाकिस्तान में, उसका माशाल्लाह पार्टनर भी हूँ। तो ये तो था प्रोफेशनल जर्नी। टीचिंग पे आता हूँ। टीचिंग में 2014 में के एंड में, जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था 2014 के एंड में, KNS वालों से रब्ता हुआ। इन्होंने कहा कॉस्टिंग पढ़ानी है, इनिशियली उन्होंने कहा कॉस्टिंग पढ़ानी है, फिर जब तक मैं आया इनके पास कॉस्टिंग का टीचर था, इन्होंने कहा अकाउंटिंग के लिए जगह है, अब आप देखें। तो 2014 से अकाउंटिंग के साथ सिलसिला शुरू हुआ। अब तक मेरी कैरियर अचीवमेंट टीचिंग के अंदर ये है कि मेरे स्टूडेंट्स के 4 गोल्ड मेडल्स आ चुके हैं माशाल्लाह, और 1 मेरिट सर्टिफिकेट है। सही है, कुछ पेपर्स में गोल्ड मेडल आते हैं, जैसे FAR2 और ऑडिट में गोल्ड मेडल आ जाता है कैफ लेवल पे, बाकी पेपर्स में मेरिट आता है। तो बेसिकली मतलब गोल्ड मेडल उस पेपर में टॉप, मेरिट मतलब उस पेपर में टॉप। तो ये टीचिंग अचीवमेंट है। बहुत सारे बच्चों को माशाल्लाह पढ़ा चुका हूँ, और अपनी जो मेरा 10 साल का सीए टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके एंड में एक बात कहूँगा कि यार ये जो लोगों ने फैलाया हुआ है ना कि सीए मुश्किल है, कसम से मुश्किल नहीं है। मैं एक बड़ा एवरेज स्टूडेंट था, मेरा सीए हो गया तो आप सबका माशाल्लाह हो जाएगा। मतलब मैं आपको बताऊं कि सर सीए में बस 2 बातें याद रखनी है बच्चा। पहली बात दिमाग में बिठा लो कि जितना भी पढ़ के चले जाओगे अच्छा, पेपर 70-75 नंबर से ज़्यादा का नहीं आ रहा होगा। क्यों सर? बस एग्जांपल देता हूँ। आपका जो पेपर बनाने का डिपार्टमेंट है ना, खासतौर पे अकाउंटिंग के जो सीए के 3 पेपर बनाता है, FAR1, FAR2, CA फाइनल के FAR।
उस डिपार्टमेंट को साल के 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1.5 करोड़। अब इस 1.5 करोड़ को तुम डिवाइडेड बाई कर दो 6, क्योंकि दो दफ़ा पेपर होता है ना साल में। 25 लाख रुपए का एक पेपर तुम्हारा बनता है, जो तुम्हारे सामने FAR 1 का आता है। अब सर, जो 25 लाख रुपए लेकर के पेपर बना रहा है, तुम्हें क्या लगता है वो बंदा जो बना रहा है ना टीम में, वो है भी एक्स टीचर, तुम्हें क्या लगता है कि वो हर चीज़ बिल्कुल हलवा देगा? नहीं। तो पेपर जितनी भी अच्छी तैयारी कर लो, 75 नंबर से ज़्यादा का मतलब आ रहा होगा, लेकिन बिल्कुल जैसे तुम्हारा इंटर किया जाता है टक 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 सारे सवाल आ रहे हैं बहुत अच्छे से, नहीं। 25 नंबर में ठीक ठाक सोचना पड़ेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि वो इतने पैसे खर्च कर रहा है। सही ICAP तो पेपर में कहीं ना कहीं तो टेक्निकलिटीज़ डालेगा। और जाहिर सी बात है, ICAP एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है कि हर एक को पास करना है भाई। देखा, मेरा मकसद क्या है, बाकी टीचर्स का मकसद क्या है कि इसमें कि आपको उस लेवल पर लाना कि आप आराम से पास हो जाओ। इंशाल्लाह हो जाएंगे, मेरी गारंटी है, कहें इंशाल्लाह। दूसरी बात सर, अंग्रेज़ी और मैथ्स अच्छी कर लो। अंग्रेज़ी अगर आपकी अच्छी है ना, CA के थ्योरी के पेपर में आपको ज़िंदगी में बड़ी आसानी हो जाएगी। मेरी भी अच्छी नहीं थी, सही है, जब मैंने शुरू मतलब है मैथ्स और अंग्रेज़ी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते CA नहीं करवा दी। अंग्रेज़ी अच्छी करने के लिए यूट्यूबर्स जो इंडियन हैं, जो श्रीलंकन है, जो एशिया के, उनको सुनो, उनका एक्सेंट हमसे बहुत मिलता हुआ है। क्योंकि सर देखें, ज़बान हम कोई भी ना, बचपन से आप सबने उर्दू कैसे सीखी? क्या लिख करके? नहीं सर, पढ़ के नहीं, सुन के ना, अम्मा अब्बा से सुनो। उसके लिए इंडियन यूट्यूबर, मैं एक चैनल बच्चों को अक्सर रिकमेंड करता हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट है थिंक स्कूल। सही है, ये इंडियन यूट्यूब चैनल है, अंग्रेज़ी में ज़्यादातर पॉडकास्ट वगैरह करता है, थिंक स्कूल। उसको वीडियो सुनोगे तुम्हें समझ में आने लगेगा कि यार ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैथ्स अच्छी करो। मैथ्स में वो नहीं तुम्हें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ये सब नहीं, जो मैथ्स के जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना यार, इक्वेशन वाले सवाल बचपन में तुम लोगों ने किए हुए होंगे, सही है, वो हो गए। जो बच्चे कैम्ब्रिज बैकग्राउंड के नहीं हैं, सही है, कैम्ब्रिज वाले ने शायद किए हुए होते हैं, हम इंटर वालों ने नहीं किए हुए होते, वो भी कोई मसला नहीं। कैम्ब्रिज की क्लास 5-6 की जो किताबें होती हैं ना ऑक्सफोर्ड की, वो उठा करके उसकी थोड़ी सी इक्वेशन वाले सवाल देख लेंगे, आप लोग इंशाल्लाह चीते हो जाएंगे। बस ये 2 काम कर लो। दूसरी बात, अपने को किसी से कमतर नहीं समझना। एक बड़ा एक होता है कहीं ना कहीं बहुत सारे उसमें भी कि वो A लेवल्स वाला बच्चा है तो चीता होगा, इंटर वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। मेरे ज़्यादातर जो गोल्ड मेडल जाए ना, उनमें से सिर्फ एक A लेवल्स वाला था, बाकी इंटर वाले, सही है। हाँ, अंग्रेज़ी हम सबकी अच्छी होनी चाहिए, ये घबराना नहीं है। CA में देखो, जो यूनिवर्सिटी वाले 2 साल में पढ़ते हैं, वो तुम लोग पढ़ोगे 6 महीने में। उनका 2 साल का सिलेबस तुम्हें कितने टाइम में पढ़ना है बेटा? 6 महीने में। तो बेसिकली ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि क्या है, कैसे है। इस बैच में इंशाल्लाह मेरा और काजी जो है सर उमर काजी अभी आ रहे हैं, आपकी शुरुआत में उनसे ज़्यादा माशाल्लाह। कितने लोग सर काजी से पढ़ चुके हैं PRC में? माशाल्लाह, सही है। तो सर उमर काजी जो हैं आप सबके फेवरेट, वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। तो सर काजी जो हैं वो आपको शुरू में लेकर के चलेंगे। मुझसे आपकी मुलाकात इंशाल्लाह अफेक्टिवली होगी पढ़ाई मतलब टॉपिक के हवाले से अक्टूबर के मिड में कहीं, सही है। और सर काजी उससे पहले आपकी माशाल्लाह सारी क्लासें, क्योंकि कुछ चीज़ों की बेस फाउंडेशन वही तैयार कर रहे होते हैं, मतलब मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उस पर आते हैं। चलें सर, अब आएंगे कुछ नियतें करते हैं। देखें, सुना ना, आमाल का दारो मदार किस पे है? हदीस है ना। CA में क्यों आए हो ये मुझे बताओ। बस, तो ये तो CA आए हैं तो भाई टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना। भाई क्यों आए हो? पैसे, ओके, शादी, देखो वो तो प्राइमरी लड़कों का मकसद होता है, सही है, उनको सबसे पहले। इसके अलावा सेकंड, ओके, मेडिकल के बाद बस CA ही था और कुछ नहीं था। चलिए, लेकिन अगर CA के बारे में एक बात तो याद रखें, ये वाहिद क्वालिफिकेशन है पाकिस्तान की जिसकी दुनिया भर में वैल्यू है। आपको जो डॉक्टर बाहर जाते हैं ना, उनको कहा जाता है सॉरी सर हम मानते ही नहीं हैं। पाकिस्तानी CAs की US तक में वैल्यू है। वो बोलता है यार पाकिस्तानी CA है ना,
टेक्निकली तो वाहिद प्रोफेशन है पाकिस्तान का जिसने दुनिया में अपना मकाम बनाया हुआ है। पाकिस्तानी सीए वर्ल्ड वाइड थर्ड है, वर्ल्ड वाइड थर्ड है। दूसरा सर जो सीए है ना, देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, बच्चे को बाहर जाना, कितने लोगों को पाकिस्तान से बाहर जाना है, मतलब बोले यार आज क्वालिफाई हुए कल बाहर, कितने लोग हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, कितने लोगों को नहीं जाना कम वॉट में। ओके अच्छा, जो ये कह रहे हैं ना कम वॉट में नहीं जाना, इनमें से भी आप देखिएगा 70% बाहर ही होंगे। सही है। वजह क्या है सर? वजह ये है कि एक तो हालात को छोड़ें, आप इंशाल्लाह जब कैफ़ करेंगे फर्म्स में जाएंगे, आपकी एक सिक्योरमेंट लग जाएगी बाहर। अब आप अभी कैफ़ वाले बच्चे को मिल रहे हैं 22,000 वाले बच्चे होंगे, जब आप 3 महीने सिक्योरमेंट बनाएंगे ना, महीने के आप लोग जब 2.5 लाख रुपए मिल रहे होंगे, तो आप बोलेंगे यार असल तो यही है। सही है। मेरा कज़न है, उसका इकलौता है, उसके अम्मा अब्बा, ख़ानदान का पहला सीए मैं हूँ, दूसरा हुआ है। उसके अम्मा अब्बा ने कहा नहीं बाहर नहीं जाने देंगे, इकलौता बच्चा ये वो। ओके, उसकी एक हो गई सिक्योरमेंट बाहर, 6 महीने वो बाहर रहा और उसने घर में ठीक ठाक पैसे भेजे माशाल्लाह। अब्बा ने कहा बेटा इतनी बुरी बात भी नहीं, तो 2-3 साल बाहर लेकर आ जा। सही है। तो खैर अब वो माशाल्लाह उसने 4 साल बाहर लगाए, अब वो पाकिस्तान वाकई में अफेक्टिवली शिफ्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह फरवरी तक में वो शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाहर जो है ना, और एक दफ़ा आप बाहर जानो तो पाकिस्तान में एडजस्ट, उसको भी हमने बड़ा समझाया। उन्होंने कहा देख बाहर लेने के बाद ना एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, दुनिया चेंज। बट चलें ये तो सही है, एक तो आपने नियत करनी है कि इंशाल्लाह रिस्क हलाल कमाऊँगा या कमाऊँगी। दूसरी नहीं, ये जब हम नियतें कर लेंगे ना तो हमारी सारी पढ़ाई भी इबादत में शामिल होगी। ये नियत करनी है कि इंशाल्लाह पास आउट हो करके इस मुल्क से मुझे इंटरेस्ट सूद को ख़त्म करना है। सीए नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? मेरा अब तक सबसे बड़ा शिकवा यही है कि हम एज अ सीए इसके ऊपर ठीक ठाक काम नहीं कर सके। तो सीए नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आपने नियत करनी है कि हलाल कमाना, सूद को इस मुल्क से इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा या करूँगी। तो ये आपने जितना भी पढ़ा है ये सब किस में चले जाएगा? इबादत में। ठीक है। तो ये बेसिकली नियत सब कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये काम करेंगे। तो बस अब आपने जो भी पढ़ा है तो इबादत में, तो अब जल्दी क्लास ख़त्म करने का नहीं कहना। सही है, क्योंकि इबादत में कमी की कैसी हो सकती है गुंजाइश। चलें सर अब आते हैं FAR 1 के ऊपर, कैफ 1 इसको कहते हैं। ये अव्वल तो मैंने आप लोगों को, कितने लोग थे ओरिएंटेशन में? ओरिएंटेशन जो भी हुई थी, सही है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा, हमने कहा था ना कि PRC में ICAP ने आप लोगों के साथ मजाक किया है। मतलब PRC ICAP लाता है कि बच्चे पास आउट हों, कैफ में ना ICAP का रूप ही आपको अलग मिलेगा। FAR 1 वो पेपर है बेटा कि मैं ICAP की 2-3 कमेटियों में हूँ। मैं ICAP खुद सोच रहा है कि इसका रिज़ल्ट कैसे इम्प्रूव करें। इसका रिज़ल्ट मुसलसल 30% से बिलो है, मतलब 10 में से 3 बच्चे भी पास नहीं हो पाते। सर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सर बच्चा जो है ना चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है, अकाउंटिंग के उसको यही नहीं पता। और दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स भी जो है ना बच्चे को वेटेज के हिसाब से पढ़ाते ही नहीं। एक टॉपिक है, एग्जामिनर ने कहा भैया ये 8 नंबर का आएगा, उसके ऊपर आपने 6 क्लासें लगाई, 8 क्लासें लगाई, उस पर आपने 20 क्लासें लगा दी। और एक टॉपिक है, एग्जामिनर ने कहा ये 20 नंबर का आएगा, उसके ऊपर आपने 2 क्लासें लगाई। तो टीचर्स ये काम कर रहे हैं, उनको जो टॉपिक पढ़ाना अच्छा लगता है ना उसके ऊपर तो डिटेल में जा रहे हैं, और जो अच्छा नहीं लगता, देखो ICAP की साइकी को समझना, ये स्मार्ट वर्कर को बहुत अप्रिशिएट करता है। वो बोलता है भाई तू इस हिसाब से मेहनत करके तू स्मार्टली पास आउट हो जाए। मैं तुम्हें बाखुदा कसम से कहता हूँ कि CA मुश्किल नहीं है, ये बना दिया गया है, इसकी एक हाइप क्रिएट कर दी है कि सर मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। यकीन मानो मुश्किल सिर्फ CA में एक चीज़ है, पूछो क्या? आर्टिकलशिप। सही है, CA मुश्किल, आर्टिकलशिप में जब जाओगे ना तब तो मेरी ये बात याद आएगी कि यार सर आसान सही कहते थे कि भैया आर्टिकलशिप जो है ना असल मसला उसके साथ है। और वाकई में आप लोग ये बात फील करेंगे। अहमद बेटा ब्लैक मार्कर नहीं है, बोलना कुछ ब्लैक मार्कर देखें। चले सर,
इंट्रोडक्शन क्लास है आज। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है जब तक ब्रेक मारकर आता है? ऑनलाइन, फिजिकल, कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि वो एक्सट्रोवर्ट है? हाथ उठाएं, एक्सट्रोवर्ट लोग हाथ उठाएं। किसी को नहीं लगता कि वो एक्सट्रोवर्ट है? कितने लोगों को लगता है वो इंट्रोवर्ट है? बाकी कौन से वर्ड है? कोई और होता है? एम्बीवर्ट। कितने लोग लगते हैं वो एम्बीवर्ट है? ओके, देखिए ज़िंदगी में याद रखें, काम इंट्रोवर्ट करता है, क्रेडिट एक्सट्रोवर्ट ले जाता है। ये उसूल याद रखिएगा। इंट्रोवर्ट बेचारा काम करता रहेगा, एक्सट्रोवर्ट आएगा, अच्छा तूने ये किया, आगे जाके प्रेजेंट कर दिया। तो CA में जो PP वगैरह की क्लासें होती है ना, इनको सीरियसली लो, बोलना सीखो। मेरे दोस्त माशाल्लाह, मेरा आधा बैच है PwC USA में। कहाँ पर है? PwC USA में। बोलता है यार दुनिया मान गई, USA वाला मान रहा है कि बोलने के लिए, हाँ उसमें काम के लिहाज से पाकिस्तानी से अच्छा कोई है ही नहीं। काम के लिहाज से पाकिस्तानी से अच्छा कोई बता, लेकिन जब बोलने की बात आती है ना तो पाकिस्तानी से बुरा कोई नहीं। बोला हम बोल ही नहीं पाते। जब 100 लोगों के सामने बोलना होता है ना स्टेज पे आके, तो हम नॉर्मल बात से ज़्यादा आई नो, यू नो, वी नो, एवरीबडी नो, इन पे फोकस करते हैं। भाई खुदा के वास्ते आदत डालो। अब तो साइंस कह रही है कि दुनिया भर में सिर्फ जो आपकी सक्सेस है ना 15% वो है आपकी क्वालिफिकेशन पे, इन पे, काबिलियत पे। 85% जो आपकी सक्सेस है ना वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। मैंने यूनिलीवर में काम करके ये चीज़ नोट कर ली कि भाई IBLMs वाले को कुछ नहीं आता सिवाय बोलने के। काम वो तुमसे करवा लेगा, लेकिन आगे प्रेजेंट ऐसा करेगा कि तुमने जिसने खुद काम किया तुम उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। वो इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है ना कि अगला उससे सवाल ही नहीं करता है, और तुम्हें सब आता है। हम CA वाले जा कर के ऐसे बोलते हैं ना कि अगले को लगता है इसको कुछ नहीं आता है। तो भाई बोलना सीखो, सही है। IBLMs वाले, पाकिस्तान में अच्छी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारा सिर्फ सही मानों में मुकाबला IBLM से होगा, थोड़ा बहुत CBM से। बाकी यूनिवर्सिटी वालों को बोलना भी नहीं आता, सही है। तो आए, लेकिन सर बोलने की आदत। अब आते हैं हम FAR 1 पे, लेकिन उससे पहले आ गए हमारे पास काजी। सर काजी के लिए तालियां। सर आप ही बोले। आए ना सर। काजी की थोड़ी सी तबीयत जो है सेट नहीं है, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह एनर्जी इतनी डालते हैं। तो देखें जी, FAR 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो FAR 1 का एक सिलेबस, एक ग्रिड डिफाइन है, सही है। उसमें से सर काजी और मैं मिल कर के चीज़ें इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। तो सर वो जो सिलेबस और ग्रिड डिफाइन है ना, ICAP उसके अंदर रहता है। ICAP उसको एक्सीड नहीं करता है, सिलेबस ग्रिड के अंदर ही रहता है। ICAP काजी आप 1 मिनट इस पर खोल लेंगे, उस पर ग्रिड चले सर। लेकिन उससे पहले ICAP ने ना कुछ चीज़ें मैं आपको पहली सब क्लास में बताऊँ। एक होती है ग्रिड। ग्रिड क्या होती है? ICAP ने बता दिया इन टॉपिक से पेपर इतने नंबर का पूछूंगा। जो 100 नंबर है ना उसका उसने हमें एक ब्रेकअप बता दिया कि इससे इतना, इससे इतना, इससे इतना पूछूंगा। फिर दूसरे नंबर पे गाजी नए वाली वेबसाइट में ना स्कोप ऑफ सिलेबस के अंदर है वो ना, तो दूसरे नंबर पे जो ICAP ने एक सर काम किया है उसने बता दिया किस टॉपिक पे मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा और इसमें आपकी गहराई कितनी पे जाना है। तो जब देखें, जब भी ग्रेड की बात होगी ना तो ICAP ने बच्चा ये किया हुआ है, एक डिफाइन कर दिया है टेस्टिंग लेवल। क्या मतलब? और ये हर पेपर में मेरा बच्चा, आपके दिमाग में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम वर्कशॉप करा रहे होते हैं, आउटसाइडर्स भी होता है, तो हमें पता चलता है कि उस बेचारे को टेस्टिंग लेवल वगैरह का आइडिया ही नहीं है। टेस्टिंग लेवल ICAP ने कहे 3, 1, 2 और 3। 1 का मतलब ये, अगर किसी टॉपिक को मैंने टेस्टिंग लेवल 1 दिया है उसके ऊपर मैक्सिमम 8 नंबर का सवाल आएगा। मैं खुद ICAP कह रहा है पेपर में 8 नंबर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। किसी टॉपिक को टेस्टिंग लेवल 2 कहा है तो उसके ऊपर मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल आएगा, उससे ज़्यादा
दे ही नहीं सकता आई कैप, या आई कैप ने कसम खाई हुई है, सही है। और अगर किसी को 3 का हुआ है तो अब FR1 के लेवल पे टेस्टिंग लेवल 3 वाला कोई टॉपिक ही नहीं है, सही है। एक बनाया उसने टेस्टिंग लेवल, दूसरा उसने बनाया प्रोफिशिएंसी लेवल। प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है बताएं जी, प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है कि किस टॉपिक में आपको कितनी गहराई में जाना है, किस टॉपिक में कितनी गहराई में जाना है। तो प्रोफिशिएंसी लेवल की बात करें तो प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब है कि आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर क्या जाने, मतलब भाई बेसिक से ऊपर नहीं जाएंगे। प्रोफिशिएंसी लेवल 2 का मतलब है कि आई कैप आपको कह रहा है कि आपने चीता बन के आना है। इसमें क्या आना है जी? आपके पास ब्लैक मार्कर है आपका? नहीं, इसे लाया है लेकिन थोड़ा सा लाइट लिख रहा है। चलो मैं दूसरा देखता हूँ। क्या बन के जाना है? चीता, ये 2 है। तीसरा है चीते के बाद क्या होता है? पुराना लग रहा है तू। हाँ सर है भाई, पता नहीं होता है सर। हमने कहा वैशी। अब इसमें आपको फुल वैशी बन के जाना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई वैशी वाला टॉपिक भी नहीं है। तो सर अब हर टॉपिक के साथ टेस्टिंग लेवल, प्रोफिशिएंसी लेवल डिफाइन होगा। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब है कि आई कैप कहेगा कि इसके ऊपर 8 नंबर, इससे ज़्यादा। प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब है सिर्फ बेसिक की हद तक जाएगा, बोलेगा बस घुमाऊंगा नहीं। 2 का मतलब क्या है? वो बोलेगा भाई चीता बन के आना है। अब टॉपिक्स को हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके ग्रिड के हिसाब से, ताकि ये सब चीज़ें मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉपी करें। पहले चाहें तो इनको भी कॉपी कर लें ताकि आपको बेटा आइडिया हो। आपसे मेरी मुलाकात इंशाल्लाह कल होगी और जो एरियाज मैं इंशाल्लाह संभालूंगा उसका सर आसान भी आपको एक आइडिया दे देंगे। मेरे पास ज़्यादातर जो है वो टेस्टिंग 2 एरियाज है, यानी कि जिसकी वेटेज 20 या 20 से कम नंबर की होती है, दैट इज टेस्टिंग 2। और टेस्टिंग 3 के बारे में तो खैर हमें इतना पता है बस, लेकिन इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और रहा सवाल इसका कि पूरे कैफ 1 के अंदर प्रोफिशिएंसी जो आपको मिलेगा वो P2 मिलेगा, ऐसे ही ना सर? ऐसा ही है सर। पूरा प्रोफिशिएंसी 2 होगा, यानी कि खाली बेसिक्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम नहीं बनने वाला। जैसे सर ने कहा कि आपने चीता बन के आना है, और आपने आइडिया लगा लिया होगा PRC 4 में कि जहाँ पे P1 हुआ करता था, जो P1 होता है, जो हुआ करता था आपका, तो उसमें भी आप लोग को अच्छी खासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पे P1 तो खैर नहीं है, सारा का सारा P2 है, और टेस्टिंग 1 और टेस्टिंग 2 आपको मिलेगा। यानी कि कैफ 1 में प्रोफिशिएंसी 2, सारे टॉपिक्स का प्रोफिशिएंसी 2 है, और बाकी टेस्टिंग 1 और टेस्टिंग 2 आपको मिलेगा। तो इंशाल्लाह कल को हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी तो सर आपका ओवरऑल पूरा रिव्यू दे देंगे कि कैफ 1 के सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, कौन सा एरिया वो देखेंगे, कौन सा मैं देखूंगा। लेकिन कल से इंशाल्लाह हमारा एरिया स्टार्ट हो जाएगा, दैट विल बी IE16, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लान एंड। और उसमें कितने सेशन लगेंगे, क्या तरतीब होगी कराने की, तो जब मैं आऊँगा हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा तो आपको खुद भी आइडिया हो जाएगा। और तकरीबन जितने भी टॉपिक्स मेरे हिस्से में आए हैं पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी, तो हर टॉपिक कम से कम जो टॉपिक मैं पिक कर रहा हूँ उसके लिए 10 क्लासेस मिनिमम चाहिए। लाइक अगर मैं 5 टॉपिक्स लेता हूँ तो मुझे आपके साथ तकरीबन 50 घंटे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए। लेकिन 50 घंटे तो बोल रहे हैं, लेकिन ये खींचते कुछ टॉपिक ऐसे जैसे IE16 जो है वो 10 सेशंस पे नहीं जाता, उसके लिए कुछ नहीं कुछ 14-15 सेशन चाहिए होते हैं। और एक सेशन का मतलब यहाँ पे जो हम ले रहे हैं तो तकरीबन 2 घंटे के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। बस आपने डेडिकेशन के साथ और तरतीब इंशाल्लाह वक्त के साथ आपको समझ आ जाएगी। बस आप पढ़ने वाले बच्चे बने, हम अपने पे मेहनत करेंगे और बाकी इंशाल्लाह किसी किस्म की कमी महसूस होगी। सर टाइमिंग कल यही होंगी, ये भी बता दें यार। अपना मार्कर दूसरा ला दे बेटा, थोड़ा डार्क वाला। और उसके बाद वैसी क्लास जो होगी 2 हफ्ते बाद, 2 से 3 हफ्ते बाद,
मेरी क्लास होगी थर्सडे को 10 से 12 और उसके बाद सर हसान की क्लास होगी 12:30 से तकरीबन 2:30 बजे। लेकिन ये होगा 2-2.5 हफ्ते के बाद। नेक्स्ट शुरू में 1 से 2 हफ्ते मैं अपनी क्लास लेके चलूँगा, जिसमें थर्सडे को कल के अलावा सर ऐसी कुछ एक क्लास का खैर मैं आपको ऐसा ही है। या तो कल वाले स्लॉट में सर मुनीर लेंगे और उसके बाद हाँ आपकी क्लास सर मुनीर के साथ ही होगी ये जी। सर मुनीर के साथ होगी, यानी कि सिर्फ कल होगी सर मुनीर की, वैसे हमारी सिर्फ थर्सडे को मेरी क्लास है और इंशाल्लाह टाइम टेबल आप लोगों को बिल्कुल अपडेटेड मिल जाएगा। कल की जो है वो सर मुनीर की होगी और मेरी क्लास होगी। ठीक है बेटा, बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। आज बस थोड़ा सा मेरे दांत में दर्द है तो उसकी वजह से सर में दर्द हुआ है, तो हंसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हंसी आ नहीं रही। चले सर, कल आप बहुत हंसेंगे इंशाल्लाह। चल थैंक यू सर, काजी के लिए तालियां होनी चाहिए। चलें सर आ जाएं। अब ये मैं आपको ग्रेड बता रहा था, 2 ग्रेड्स मैंने लिख दिए हैं। ग्रेड ए या आई के अपने कह दिया भैया ये 4 टॉपिक हैं, T2 वाले 3 हैं, एक कौन सा वाला है T1। सही है। ये 35 से 45 नंबर इनसे आएंगे, मतलब मिनिमम 35 मैक्सिमम 45। 45 से ज़्यादा क्रॉस नहीं करेगा, 35 से कम। 3 टॉपिक जो हैं वो 20-20 नंबर के सवाल आ सकते हैं मैक्सिमम। हो सकता है इन पे 16 के भी बना दे, 14 के भी बना दे, लेकिन ये मैक्सिमम है। एक टॉपिक IAS 8 है, उसके ऊपर कितना रखा है इसने T1। T1 का मतलब क्या है मैक्सिमम 8 मार्क्स। ठीक है, अब आगे आते हैं सर। ग्रेड बी मैंने लिखी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क T1 वाला टॉपिक है, 8 मार्क्स। बाकी 2 जो है EPS और रेशोस T2 हैं। इस ग्रेड के कितने हैं 20 से। अच्छा मैं आपको बता दूं, इस ग्रेड को मैं प्यार से कहता हूं पासिंग ग्रेड। कौन से ग्रेड है पासिंग ग्रेड? में क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं मेरा बच्चा कि ये ग्रेड आपको अंदाजा होगा कि यार ये ग्रेड में मार्क्स उठाना आसान है, और अगर 20 नंबर भी आते हैं यहाँ से आपने 18 भी उठा लिए, 30 आते हैं 25 उठा लिए, वैसे इसमें से 30 के करीब आते हैं, तो सर बाकी आपको पास होने के लिए सिर्फ 25 और चाहिए 70 में से। तो इस ग्रेड को मैं कहता हूँ कि पासिंग ग्रेड है। फिर आते हैं ग्रेड सी। अभी जो ग्रेड सी है आपके पास, इसके अंदर जैसे अभी काजी बोल कर गए, IAS 16 काजी का फेवरेट टॉपिक है। काजी को इसके ऊपर मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सही है, मतलब काजी, आप लोगों ने काजी कहीं ना कहीं सुना होगा, शायद PRC में भी इसके बारे में है ना, डेप्रिसिएशन पढ़ा है ना। तो काजी इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत दफ़ा मैं मजाक में कहता हूँ काजी मुझे पढ़ाने थे, काजी कहते हैं सर दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, ये टॉपिक मैं ही पढ़ाऊँगा। तो ये उनका इतना फेवरेट है IAS 16। तो मेरा बच्चा ये पूरा सिलेबस मैंने आपके सामने खोल करके रख दिया है। सही है, कुल मिला करके मेरा बच्चा हमारे पास 4, 7, 12 टॉपिक हैं FAR 1 में। सही है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो बच्चे इंशाल्लाह अभी से लेकर के एंड तक रहे साथ और सारी क्लासें ली, कोई क्लासें जो है मिस नहीं की, तो मेरी गारंटी है कि आप लोग इंशाल्लाह पक्का पास हैं। सही है, इस दफ़ा एक नई चीज़ में इंट्रोड्यूस की है, FAR 1 और FAR 2 में हर टॉपिक के साथ आपका क्विज हुआ करेगा। पहले होते थे लेकिन कहीं ना कहीं बीच में कभी छूट जाएं, मॉक मिड तो होगा ही होगा, हर टॉपिक के साथ टेस्ट होगा, क्विज होगा और आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? तो सर टॉपिक आपके सामने है, मैं पढ़ भी देता हूँ। पहले टॉपिक का नाम है SOC कहते हैं, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। टेस्टिंग लेवल 2 कैश फ्लो टेस्टिंग लेवल 2 NPO टेस्टिंग लेवल 2 IAS 8 टेस्टिंग लेवल 1। सही है, NPO नॉट फॉर प्रॉफिट। ग्रेड बी में आते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टेस्टिंग लेवल EPS अर्निंग्स पर शेयर टेस्टिंग लेवल 2, रेशोस टेस्टिंग लेवल 2। ग्रेड सी में IAS 16 टेस्टिंग लेवल 2, IAS 36 टेस्टिंग लेवल 1, IAS 23, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। 20 टेस्टिंग लेवल 1 और IAS 40 टेस्टिंग लेवल 2। अब सर मैं आपको बता देता हूँ, ये IAS वगैरह से आपकी थोड़ी तो होगी, लेकिन अभी आपका टेस्ट होगा, टेंशन ना ले। सर सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, और अगर आप गौर से देखें मेरा बच्चा, तो ये ग्रेड्स 3 हैं। पहली जो ग्रेड है ये पूरी आपको कराएंगे सर उमर काजी। सही है, ग्रेड ए पूरी की पूरी कौन कराएगा?
ग्रेड बी पूरी की पूरी मैं पढ़ाऊँगा HK हसान खानानी। अब आएंगे ग्रेड सी में, सही, एक एक ग्रेड बढ़ गई। ग्रेड सी में ये पढ़ाएंगे सर उमर काजी, सही है। बाकी ये सब आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। तो काजी ने जैसे कहा कि उनके पास मेजॉरिटी टेस्टिंग लेवल 2 वाले टॉपिक हैं, ये 3 हो गए, सही है, और ये हो गया, सही है, और एक है टेस्टिंग लेवल 1। मेरे पास 3 टेस्टिंग लेवल 2 वाले हैं, EPS रेशोज है, सही है, और IS 40 है। बाकी मेरे पास जो है 4 टॉपिक कौन से हैं, टेस्टिंग लेवल 1 वाले हैं, सही है। तो ये बेसिकली आपको एक आइडिया मिल चुका हुआ है किसका, ग्रेड का। मेरे टॉपिक से रिलेटेड आप लोग को एक बुक मिल जाएगी, सही है, जब मेरे टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे तो उस बुक के हिसाब से आप लोग देखेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। 4 अक्टूबर को जो है वो हम लोग अनऑफिशियल तौर पे कवाली ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपने पास एडमिन से भी ले सकते हैं और हमसे भी ले सकते हैं। हमने क्या कहते हैं जौहर में रेस बैंक्वेट में ऑर्गेनाइज करवाया है, 6:30 बजे स्टार्ट होगा, इसके बाद ऑनवर्ड्स चलेगा। हाई टी भी है और कुछ गेम्स वगैरह होंगी और कवाली होगी। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो या तो हम लोगों से अपने पास ग्रैब कर ले या ऊपर एडमिन से ले। और आपने लाजमी साइट्स पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी सारी अपडेट्स होंगी और कॉन्फिडेंस पेजेस पे भी डाल दिए तो आप वहाँ से। चल, थैंक यू। चले सर आ जाए। तो ये तो कहाँ थे हम लोग यार, ग्रेड सी के अंदर सर याद रख, ग्रेड सी में बता रहा था मैं। तो सर ये ग्रेड्स खैर डिफाइन है, इतने मार्क्स से ज़्यादा ICAP नहीं पूछेगा, ये याद रखना, ये तुम्हारे दिमाग में फिक्स हो। मैं हमेशा कहता हूँ CA नाम है स्मार्ट स्टडी का। आप जाएंगे आपको ICAP की लाइब्रेरी में इधर उधर गधे बड़े बड़े मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, जो सही से नहीं पढ़ते। मतलब भाई ग्रेड 1 का टॉपिक है ना, मैं आपको नाम नहीं लूँगा, ग्रेड 1 के टॉपिक पे ना 20 क्लासें हुई हुई हैं IS 23 पे। ICAP ना 3 दफ़ा में से 1 दफ़ा ये पूछ रहा होता है, वरना इसका MCQ आता है। अब आप बताओ बच्चों की मैं इसमें 20 क्लासें लगा देता हूँ, जो नहीं मैं कह रहा था 23 पे, और यहाँ पर मैं 2 क्लासों में पेल देता हूँ, कहाँ से सर इंसाफ है। तो एज अ टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि आपको सिखाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें जो हम कोशिश करते हैं, उसको मैं कहता हूँ CA के नाम है पासिंग मार्क्स अप्रोच। किस टॉपिक में से कैसे मार्क्स उठाने, खुदारा अब अपने दिमाग से ना ये चीज़ निकाल दो। तुम लोग इससे प्रेशर में आते हो कि तुम पूरा सवाल शुरू से लेकर एंड तक जैसे तुम इंटर में कर लेते थे वैसा सही करोगे। क्यों नहीं? क्योंकि सर यहाँ पर हर सवाल अगले से अलग है। तुम्हारा टारगेट हाँ 80% सही कर लोगे, हर पॉइंट के मार्क्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक फिगर गलत तो नीचे सबके मार्क्स, ऐसा नहीं होता भाई ICAP में, सही है। उस जगह के मार्क्स करेंगे। आपने ऊपर अगर डेप्रिसिएशन गलत निकाल दी, कैरिंग अमाउंट भी तो गलत आएगी ना, लेकिन आपने कॉस्ट सही निकाली हुई है, तो आपके सिर्फ डेप्रिसिएशन के 2 नंबर काटेगा। अगर अब उस डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद गलत कैरिंग अमाउंट आएगी तो आपको वहाँ पर नंबर पूरे देगा, अगर आपकी कॉस्ट पूरे आएगी। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, कैरी फॉरवर्ड गलती नहीं चलती ICAP में। पहली चीज़ पासिंग मार्क्स अप्रोच सिखाएंगे, किस टॉपिक पे कितने नंबर जो है इजीली अवेलेबल हैं, किस टॉपिक में क्या चीज़ जो है जिसके मार्क्स तुम लोग आराम से निकाल पाओगे। यहाँ तक हम क्लियर हैं? आए सर अब आते हैं, अब आपको ज़रा टेस्ट करते हैं। PRC तो माशाल्लाह सभी पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है, रिजल्ट भी आ चुका है। किस किस का रिजल्ट आ चुका है? बाकी किस किस का पेंडिंग है? डिसीजन पेंडिंग, ये सभी का आ चुका है। ये वो वाले बच्चे तो नहीं बैठे ना जिनकी अभी अटैम्प्ट है, वो तो एक कब किस किस की अटैम्प्ट है अभी? ओके, एक आखिरी अटैम्प्ट है, चलें निकल जाएगा इंशाल्लाह। मैंने देखो PRC जो है ना थोड़ा सा इसमें चीज़ें कर लो निकल जाता है। आए सर आए, अब मैं आप लोगों को ज़रा टेस्ट करता हूँ ना। देखिए सर अकाउंटिंग की जो दुनिया चलती है ना, अब आप लोग पढ़ रहे हैं, वो चलती है IAS IFRS। अब मुझे बताएं IAS और IFRS की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग, और इसकी ओके। अब तुम्हारे ना कितने लोग हैं जिनके खानदान में कोई पुराने CA मौजूद हैं, मतलब पुराने 2000 या उससे पहले उन्होंने कर दिए? ओके माशाल्लाह। देखिए अब जब आप लोग
सवालात करेंगे ना कैफ के, और कुछ सवालात हम आपको पुराने भी कराएंगे, तो आपको ये फील होगा कि यार पहले जिन्होंने सीए किया है ना, अच्छी बातें किया है, लेकिन कुछ कमाल नहीं किए, क्योंकि वो सवाल इतने ईजी होंगे। तो वो सवाल आप बोलेंगे यार ये क्या सवाल पूछ रहा है। मतलब जो सवाल हम बेसिक क्लासों में कर लेते थे, उस ज़माने में वो सवाल आ रहे हैं 12 नंबर के। सही है, लेकिन सर याद रखें हालात डिफरेंट थे। उस ज़माने में क्लासेस का कोई कॉन्सेप्ट, किताबें देता था, एक बोलता था, कोई टीचर खुद से पढ़ा रहा, कोई इंस्टीट्यूट टाइप का सीन नहीं था। तो ये, लेकिन उनको फिर भी मैं कहूँगा आसान थे। पूछो क्यों? अब ISIFRS 41 हैं। कितने हैं? 2000 से पहले 7 थे। कितने थे? तो 7 में से उस टाइम पे भी 3 पेपर बनते थे, और आज 41 में से भी कितने पेपर बनते हैं? 3। बट खैर दुनिया चेंज होती है ना, इवॉल्व होती है। आप लोग जितने भी हैं सब अपने अम्मा अब्बा के मुकाबले में मेंटली शार्प हैं, हमारे मुकाबले में शार्प हैं। अब जब जो आपकी औलाद होगी वो मेंटली आपके मुकाबले में शार्प हो गया ना, तभी तो आप शार्प हैं, तभी तो अम्मा अब्बा को टोपी करा देते हैं, है ना। वो बेचारे समझते हैं कि तुम लोगों को पहला कंप्यूटर, पहला लैपटॉप पढ़ाई के लिए चाहिए, पहला मोबाइल तुम लोगों को पढ़ाई के लिए भी ज़रूरत होती है ना। लेकिन आप लोग वैसे भी यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सर आने वाली नस्ल क्या होती है? शार्प। तो चीज़ें भी क्या होती जाती हैं? कॉम्प्लेक्स। दुनिया चेंज हो रही है। तो ISIFRS आपको पता है, मुझे बताएं सर ये आते क्यों हैं, निकालता कौन है? चले मैं बता देता हूँ। दुनिया भर में एक है IFAC। क्या है? IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये अकाउंटेंट्स का नाम लेता है, बट ये ISB और एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ISA, वो भी निकालता है। उसका एक बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसकी जिम्मेदारी है, दुनिया में आजकल चल रहा है क्रिप्टो के ऊपर वो एक स्टैंडर्ड लेकर के आ रहा है। IFAC के दुनिया भर में 120 जो कंट्रीज़ हैं उनके अकाउंटिंग बोर्ड्स जो हैं मेंबर्स हैं, 120 कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं। तो सर अब होता क्या है कि जो IFAC है इसके पास कोई भी नया इशू आता है, कभी ICAP भेज देता है कि यार इसका क्या करना है, वो सबकी कमेंट्स लेता है, फिर बोलता है इसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। फिर वो स्टैंडर्ड बनाता है, फिर वो इन्हीं अकाउंटिंग मेंबर बोर्ड्स को भेजता है। फिर अकाउंटिंग बोर्ड्स हमें, मतलब मैं ICAP का मेंबर हूँ, सर साजिद मेंबर है, सर मुनीर मेंबर है, तो हमें ICAP एक ईमेल करता है कि भैया ये नया स्टैंडर्ड आ रहा है, इसको चेक कर लो, कुछ इसमें चेंजेस हैं तो बता दो, फिर हम आगे बता देंगे। तो इस तरीके से एक नया स्टैंडर्ड आता है। ठीक है, ये तो आता है। आता कैसे? इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है इसका, मुझे ज़रा कोई बताए। क्यों आते हैं ये स्टैंडर्ड्स? क्या वजूहत होती हैं? बिजनेसेस में सारी कम्युनिकेशन हो सके उसके आगे, ओके अकाउंटिंग सेम हो ताकि उसको ओके। चलें सर, एक तो इस लड़के ने बता दिया कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन। बिल्कुल ठीक है बेटा, कंसिस्टेंसी इन। सर आपको पता है पाकिस्तान में कितनी कंपनियां इस वक्त रजिस्टर्ड है? 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। दुनिया भर में मिलियंस में होंगी। अब जो आप यूनिलीवर पाकिस्तान के शेयर्स खरीदें, आप यूनिलीवर यूके के खरीदें, आपको IAS 16 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो तकरीबन सेम फॉर्मेट में मिलेगी, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ, है ना सर। क्लास 1 के 2 बच्चों को कंपेयर कर पाएंगे ना, क्लास 1 को क्लास 5 से तो नहीं कंपेयर करेंगे। तो क्लास 1 के बच्चे जो हैं उनकी चीज़ें सेम होनी चाहिए ना। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी, जो एक अकाउंट्स बनते हैं, बैलेंस शीट, P&L, इसके अलावा नोट्स टू दी अकाउंट आप पढ़ेंगे, वो सब क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ताकि आप क्या करें? कंपेयर। अगर वो IFRS में बन रहे हैं। दुनिया में कितने मुल्क हैं? जरा जल्दी से बताओ। हाँ 204, कुछ 204, कुछ 206, कुछ 203, कुछ 190s में भी जाते हैं। सही है, लेकिन उनमें से 120 कंट्रीज़ IFRS फॉलो करती हैं। उन सब के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? इस रीजन में, एशिया में, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 2 वाहिद हैं जो IFRS फॉलो करते हैं। इसीलिए हमारी वर्थ भी ज़्यादा है, क्योंकि हम IFRS, इंडियंस जो हैं उनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गैप होते हैं। सही है, तो आ जाए। तो दूसरा रीज़न क्या होता है? क्या ना हो?
आउटडेटेड ना हो तो चलिए, वो तो कंसिस्टेंसी में आ गया, सबको अपडेट करवा रहे हो। और तुक्का लगाओ खवातीन। हाँ जी, तुक्का। कहीं भी काम कर सके? नहीं नहीं, इतनी नहीं सोच रहा आपके लिए। सर क्या अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है? हाँ, आपने एक्सपेंस को एसेट बना दिया, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। भाई ऑडिट होगा, किसी ने पकड़ा तो पकड़ा है ना। तो सर, टू स्टॉप विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? आए सर, विंडो ड्रेसिंग के एग्जांपल। आजकल तो वीडियोस भी आ गई हैं। खवातीन जाती हैं ब्यूटी पार्लर, वहाँ क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग। चीज़ कुछ है, बाहर निकल रही है तो दिखाया बहुत ज़्यादा अच्छा वर्जन है। लड़के क्यों हंस रहे हो? तुम लोग भी तो नाई की दुकान पर जाके यही करवा रहे हो, तो ये फेशियल कर दे, ये कर दे, है ना। तो सर विंडो ड्रेसिंग होती यही है। अकाउंट्स में पोजीशन कुछ 2-4 ऐसी एंट्रीज, 2-4 ऐसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दी कि पोजीशन बहुत अच्छी लगे, एक्चुअल में इतनी अच्छी। तो आईएएस ने बताया बेटा इस चीज में इसको एक्सपेंस से रिकॉर्ड करना है, इसको तो एसेट नहीं बना सकता। ये काम हो जाए तो लायबिलिटी और एक्सपेंस आने चाहिए। तो विंडो ड्रेसिंग रोकी उसने, है ना सर। अकाउंट को आप फैब्रिकेट ना कर पाए, एक इसका पर्पज ये है। अब यहां तक क्लियर है? प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी स्टॉप। दुनिया में 204 जो भाई ने कहा ममालिक है, उसमें से 120 फॉलो करते हैं। तो याद रखो ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि आपको पाकिस्तान से बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि ये आप दुनिया भर में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों है कि यार इन पाकिस्तानी बच्चों को इसकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है। और वाकई में आप देखेंगे आईकेपी इस लेवल पे टेस्ट करता है जिस लेवल पे कोई और नहीं करता। अब आए सर, इन दोनों में क्या फ़र्क है? आईएएस और आईएफआरएस दो अलग अलग नाम, क्या फ़र्क है? चीज़ है कि नाम अलग अलग क्यों है भाई ऐसा? एडवांस वर्जन, ओके। इसने भी समझा एक अकाउंटिंग एक रिपोर्टिंग है। नहीं सर, उसका आंसर सही था। चीज़ एक ही है, नाम। लेकिन पहले आते थे आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर इनको एहसास हुआ कि यार हम सिर्फ अकाउंटिंग थोड़ी पढ़ाते हैं, हम तो रिपोर्टिंग भी सिखाते हैं, कैसे किस चीज़ को प्रेजेंट करना है। तो उन्होंने नाम क्या चेंज कर दिया। अब जो पुराने आईएएस आ गए वो आईएएस हैं, लेकिन अब जो नए आ रहे हैं वो क्या है? पुराना था आईएएस 18 और आईएएस 11, वो दोनों गए, उनकी जगह नया आ गया आईएफआरएस 15 रेवेन्यू के ऊपर। पुराना था लीज के ऊपर आईएएस 17, वो खत्म हुआ, नया आया आईएफआरएस 16 लीज के ऊपर नया स्टैंडर्ड। तो आईएएस आईएफआरएस भी आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक हम क्लियर है मेरा बच्चा? अब मजीद आगे बढ़ते हैं सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब बात होती है तो अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस किस को कहते हैं? ये सबने कॉपी कर लिया? बताएं जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस किस को कहते हैं? बैलेंस शीट, सर जिसको हम लोग कहते हैं आम अल्फाज में बैलेंस शीट, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। दूसरा नंबर पर जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। थर्ड कैश फ्लो। फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये चार हैं। पांचवी चीज है नोट्स टू दी फंड। नोट्स क्या होते हैं? कौन डिफाइन करेगा? कोई क्लियर? सर देखें बैलेंस शीट के फेस पे ना सिर्फ एक वन लाइन आती है। फॉर एग्जाम्पल
जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपके फिक्स एसेट हैं, जो IAS 16 काजी कह करके गए, वो आ जाएंगे 2000 के हैं। अब इसके आगे एक नोट नंबर लिखा होगा 4। इस 4 में पूरा ब्रेकअप दिया होगा कि यार इस PPE में बिल्डिंग कितने की है, इस PPE में आपके पास लैंड कितने की है, प्लांट कितने का है, ये सब चीज़ें कहाँ पता चल रही होंगी? नोट्स। अब याद रखना सर, हम देसी ज़बान में जिस चीज़ को बोलते हैं नोट्स, सही है, गोरा अंग्रेज IAS उसको कहता है डिस्क्लोजर। तो जैसे IAS और IFRS में कोई फ़र्क नहीं है, वैसे ही नोट्स और डिस्क्लोजर में कोई फ़र्क नहीं है। हम कंपनीज एक्ट के हिसाब से, पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट कहता है भैया नाम मेरे यूज़ करो लोकल देसी, हम कहते हैं नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तानी कंपनियों में। अब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, UK में जाएंगे, वो लिखते हैं डिस्क्लोजर्स ऑफ दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है, तो बात क्या है? एक ही है। क्लियर है यहाँ तक? हम पक्की बात है बच्चों? चलें जी, अब आप लोगों का कोई सवाल मुझसे, क्योंकि टॉपिक तो अभी मैं स्टार्ट नहीं, मैंने आपको बेसिक दे दिए, कल से इंशाल्लाह काजी IAS 16 के साथ स्टार्ट होंगे। मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद, ज़्यादा नहीं, 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद, तो मैं इंशाल्लाह फिर बाकी। कोई सवाल यहाँ तक? पेपर कॉम्बिनेशन कौन कौन से पेपर दे रहे हो इस दफ़ा? कितने लोग 1 2 3 दे रहे हैं? कितने लोग 1 और 2 ही दे रहे हैं, 2 ही पेपर? कितने लोग 1 2 4 देंगे? ठीक है। तो बेसिकली पेपर कॉम्बिनेशन बेटा बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप हजरात ने जो सिलेक्ट करना है। कितने लोग 4 देने के मूड में 1 2 3 4? हो तन्हा और अकेला, माशाल्लाह। सर 4 चाहें तो इस अटेम्प्ट में दे सकते हैं, रीज़न बीइंग ये है व्हाट आई फील सो कि ये अटेम्प्ट थोड़ी सी बगैर छुट्टियों वाली होती है ना। तो ये अच्छा सर, हमारी क्लास ये होगी, वैसे हमारी क्लास इंशाल्लाह 2 घंटे की हुआ करेगी मेरी जब क्लास होगी, और काजी ने से बताया कुछ टाइम बाद मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। पहले काजी कुछ IAS 16 के बेस, क्योंकि देखें ये IAS 16 के साथ ना ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं मिक्स होकर आ रहे होते हैं, तो काजी जब इसकी बेस बना देता है ना, फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते करके ये कराना शुरू कर देता हूँ। सही है, तो आप हजरात ने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस। यहाँ तक हम क्लियर है मेरा बच्चा? चलें अब हम आगे बढ़ेंगे सर, और आज की क्लास में, हमारी हर क्लास में ना 5 मिनट का एंड में स्टोरी टाइम हुआ करेगा। स्टोरी टाइम क्या होता है सर? जिसमें हम ना टॉपिक से हट करके कोई बात करेंगे। सही है, इट कैन बी रिलीजियस, इट कैन बी मतलब फॉर्म लाइफ, बिजनेस, ICAP से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, लेकिन FAR 1 से हट के होगी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूँ CA में जो मैंने देखा है, लड़के जो होते हैं ना वो ज़्यादातर एवरेज निकलते हैं, मतलब मिड लेवल के। ख़वातीन या तो अबव एवरेज होती हैं या तो बिलो एवरेज, रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। या तो ख़वातीन मेरिट वगैरह ले रही होंगी, या बहुत आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रही होंगी, या तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही होंगी। लड़के जो हैं पास भी हो रहे हैं, रुक भी रहे हैं, पास भी हो रहे हैं, रुक भी रहे हैं। उसके पीछे बेटा वजह क्या है? सी आपको ना मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मांगता है। अच्छा, हम दुनिया में अलग ही समझते हैं। आपको पता है औरत जो है ना वो फिज़िकली ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये वज़न उठाना सिर्फ फिज़िकल स्ट्रेंथ नहीं होती है। आप जाएं अपने इधर उधर रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में, इधर उधर देखें, और आप देखें मर्दों को ज़्यादातर अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक। मर्द ज़्यादातर एक जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं। ख़वातीन को ज़्यादातर घुटनों में इधर उधर दर्द होता है, बस। सही, फिर उनकी तरह बीमारियां मतलब शुरू होती हैं, लेकिन थोड़ा लेट। मर्द जो है वो सही है। तो ख़वातीन फिज़िकली, क्योंकि सर तभी तो अल्लाह ने कहा है ना कि यार माँ बनेगी औरत। ये आसान काम नहीं होता है बेटा, ये पता चल जाता है आपको कि वो जो पूरी जर्नी होती है ना उसमें क्या होता है उस। तो ये अल्लाह ने बनाए। मर्द जो है ना वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मर्द इमोशनल नहीं होता। अल्लाह ने ख़वातीन के अंदर इमोशंस रखे हैं भाई, ममता है। नहीं तो अभी जब इंशाल्लाह आप लोग बनेंगे माँ बाप, आपको अंदाज़ा होगा, आपके अम्मा अब्बा ने आपको बताया नहीं है कि कभी कभी बच्चा ऐसी हरकत करता है ना, बचपन में ही दिल जाता है उसको कूट दो। सही है,
लेकिन माएँ जो होती हैं ना फिर भी सही है। अब्बा के साथ में ना, अब्बाओं के साथ क्या होता है आजकल के दौर में तो खास तौर पर, अब्बा आएंगे यहाँ घर पे आएंगे 15-20 मिनट आधा घंटा उनको बच्चा बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद बोलेंगे भाई सही है बच्चा, अब मैं अपने काम, सही है। वो फुल टाइम डेडिकेटेड बाप जो है वो बच्चे के साथ, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, डेडिकेटेड छोटे बच्चे के साथ बाप फुल टाइम जो है ना टाइम नहीं स्पेंड कर पाएगा, माँ पूरा पूरा दिन उसके साथ लगी रहेगी। तो फिज़िकली ख़वातीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी नींदें कम होती हैं, ये चल जाती हैं। इमोशनली बहुत ज़्यादा इनको जो है ना मसाइल होते हैं, तो दे नीड इमोशनल सपोर्ट। मर्द जो होता है ना दूसरी तरफ क्या होता है, वो मेंटली स्ट्रांग होता है। वाईकेप के पेपर में कैसे पता चलता है, पेपर में गए, पेपर आया मुश्किल, अब लड़के ने वो पेपर देखा, पेपर उसने देखा मुश्किल, उसको लग रहा है वाट लगी है, और सबसे पहले अपने आप को गालियाँ देगा कि मैंने पूरा बैच से नहीं पढ़ा, थोड़ी सी गालियाँ अपने आप को। कुछ बच्चे एक आध गालियाँ अनफॉर्चुनेटली टीचर को, इंस्टीट्यूट को भी दे देते हैं कि यार ये सही नहीं पढ़ाया। आईकेप को तो ढेरों गालियाँ देंगे ये कि ऐसा है, पास ही नहीं करना चाहता। लेकिन ये 3 स्टेजेस ऑफ गालियों के बाद रिलैक्स हैं अब पेपर में। इन्होंने माना है कि अब फेल तो हो गए, अब इनको फियर ऑफ फेलियर गया, अब ये देखना चाह रहे हैं कि हम फेल कितने पे होते हैं। इस चक्कर में ये प्रेशर फ्री होके पेपर करते हैं और अक्सर पास भी निकाल लेने हो जाते हैं। अब ख़वातीन मैंने कहा ना, या तो पढ़ाई में बहुत अच्छी, तो उनको मुश्किल पेपर भी मुश्किल नहीं लगता है, लेकिन जब पेपर ऐसा मुश्किल आ जाए ना, अब ख़वातीन के साथ ये गालियों वाला एलिमेंट नहीं होता है, तो ये गालियाँ बेचारी किसी को देती नहीं है, इनके ऊपर फियर ऑफ फेलियर गालिब, ये अंदर ही अंदर वो प्रेशर लेती हैं और इसके बाद फेल हो जाती हैं। तो ख़वातीन आपसे गुजारिश है, सीए में आना है तो थोड़ा ढीठ बनना है हमें, घबराना। पेपर देखें, मैं मेरे सीए में अल्लाह का शुक्र है बड़े आसान, एक लॉजिक थी। वो देखिए तुम लोग के ज़माने में, तुम लोग बहुत छोटे, एक फ़िल्म थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो होता है ना डीन जो होता है वो हंसने लगता है ना। तो यार वो एक बड़ी अच्छी बात करता है। मेरे साथ पेपर में ही होता था, पेपर में देखता था ना मुश्किल है तो मेरी हंसी निकल जाती थी, बोलता था यार फेल तो हो गए। अब मेरी माइंड कहता था यार कितने 50 के कितने आसपास फेल होता हूँ, लेकिन उससे क्या होता था, प्रेशर रिलीज है। मगर देखो आई हैव नथिंग टू लूज, फेल तो हो रहा हूँ। वहाँ पर मैं जब फ्री होकर काम करता था ना, तो आप यकीन माने 10 में से 9 पेपरों में पास, क्योंकि दिमाग क्या हो जाता था, रिलैक्स। सही, तो ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सीए में जो बच्चा मेंटली पेपर में स्ट्रांग हो जाता है ना, वो पास है। तो ख़वातीन को एक तो इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी है। लड़के ढीठ होते हैं, इनको जो है ना फियर ऑफ फेलियर। मैं अक्सर बताऊँ क्लासों में जब हम सवाल घूम रहा होता हूँ ना, अब इन्होंने इतने वाहियात आंसर लिखे होते हैं ना, फिर भी चेक कराएंगे, सर चेक करें। ख़वातीन ना होता वही कॉपी इनके मुँह पे मारे, सही है। ख़वातीन ने अच्छे आंसर लिखे होते फिर भी छुपा रही होती हैं। क्यों भाई, इतना कोई आपको जज नहीं कर रहा इससे, तो सर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस लाएं, सही है। सीए है, थोड़ा सा गेम ऑफ नर्व्स है, लेकिन माशाल्लाह आप जैसी, मैं कितनी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जिन्होंने बड़े आराम से सीए निकाला हुआ है। एवरेज ख़वातीन थी पढ़ाई के लिहाज से, लेकिन उन्होंने सीए पॉइंट कहा था कि यार वो मेंटली स्ट्रांग। देखो अभी स्ट्रांग हो जाओ, अच्छा है, फॉर्म तो वैसे ही स्ट्रांग बना देगी, क्योंकि जब आप फॉर्म में जाएंगे तब इंशाल्लाह बातें आगे अगली क्लासों में करेंगे। तो मेरा बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में। कल आप काजी से मिल रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली टाइम यही होगा, सही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऑनलाइन वालों का या फिजिकल वालों का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं।